जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। जैसे कि आपको जानकारी है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने मॉडल पेपर है वो जारी कर दिए हैं 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आज हम आपका ज्योग्राफी का पेपर 2023 में किस प्रकार का आएगा उस पेपर को अच्छे से समझेंगे। ये बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया है, इसके अंदर आपको प्रश्नों के आंसर किस प्रकार से लिखने हैं इसके ऊपर बात करेंगे। बड़े प्रश्नों के उत्तर लिखते समय किन बातों को ध्यान में रखना है, उन सारी तमाम बातों को इस वीडियो सेशन के अंतर्गत है वो समझेंगे। और एक चीज़ यहाँ पर और मैं क्लियर करना चाहूँगा आपको भी, ये जो मॉडल पेपर है इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, आपको इसी प्रकार का पैटर्न है वो फाइनल बोर्ड का जो पेपर होगा उसमें देखने को मिलेगा। हमें इस बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग, इस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाना है। और स्टार्ट करते हैं खंड ए से, जिसके अंतर्गत आपके बहुविकल्पी प्रश्न और रिक्त स्थान के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, नव निश्चयवाद संकल्पना किसने प्रतिपादित की है? तो इसका सही उत्तर क्या है? वो है ए ऑप्शन, ग्रिफिथ टेलर ने। तो आप नीचे उत्तर के अंदर ए और साथ में आप उत्तर लिख सकते हो। कई बार क्या होता है, ए बे सैदे लिखने का स्टाइल बच्चों का इस प्रकार से होता है भी टीचर को समझ में नहीं आता भी उसने से लिखा है या ए लिखा है। तो इसलिए जो भी उत्तर हो उस उत्तर का क्रम ए बे सैदे में जो हो वो, और साथ में उसका उत्तर आपको लिख देना है। बोर्ड की कॉपी में आपको प्रश्न है वो दोबारा नहीं लिखने, सिर्फ प्रश्न की संख्या सही तरीके से लगानी होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ ग्रिफिथ टेलर। अगला प्रश्न देखिएगा ऑब्जेक्टिव में, कि निम्न में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? एक एक नंबर के हैं ये सारे प्रश्न। तो प्रश्न पूछा है कार्यशील आयु वर्ग, और वो कितनी है? सही उत्तर ऑप्शन द 15 से 59 वर्ष है भी। अगला प्रश्न देखिएगा, पहले का ही तीसरा प्रश्न है, मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान की देन है? अमर्त्य सेन, महबूबुल हक, एलन सैंपल या रेटजेल? तो एक व्यक्ति छांटना है, तो सही उत्तर है ऑप्शन बे, डॉक्टर महबूब उल हक का नाम आता है। तो यानी बे उत्तर सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? खेती, बुनाई, आखेट, आपको पता है ये प्राथमिक क्रियाकलाप है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन से यानी व्यापार इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा पांचवा, वोल्गा जलमार्ग स्थित है रूस, भारत, अमेरिका या जर्मनी में? तो वोल्गा जलमार्ग है ये है रूस के अंदर, यानी ऑप्शन ए है वो आपका सही हो जाएगा इसके अंदर। इसी तरीके से बात करें प्रश्न संख्या 6 की। प्रश्न 6 है, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्न राज्यों में से किस एक की जो कोटि है वो न्यूनतम है? तो देखिएगा, उच्चतम कोटि हमें पता है जो HDI होता है उसमें केरल का नाम ऊपर आता है। तो अगर यहाँ उच्चतम होता तो उत्तर केरल होता, लेकिन यहाँ पूछा है न्यूनतम कोटि कौन सी है, तो वो सही उत्तर है छत्तीसगढ़। दिए गए ऑप्शन में सही उत्तर क्या है? बे ऑप्शन, छत्तीसगढ़। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखिएगा, सातवां है, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय जल नीति है वो 2002 के अंदर लागू हुई। ऑप्शन ए है वो इसका सही रहेगा। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 8 की बात करें, राउरकेला इस्पात संयंत्र, स्टील जो प्लांट है राउरकेला वाला, किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भी, किस देश का इसमें सहयोग रहा? तो राउरकेला वाले का सही उत्तर है वो है जर्मनी। तो इसी प्रकार अब आपको दुर्गापुर, बोकारो, भिलाई, उनका संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ, उनके देशों के नाम भी पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है 9वां, कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना कब प्रारंभ हुई? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वो 19
1958 में प्रारंभ हुई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो इस प्रकार से बोर्ड के अंदर इसी प्रकार के क्वेश्चन हैं वो 9 तो आपके ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे। इसके बाद में क्वेश्चन आएंगे 4 आपके रिक्त स्थान वाले, जिसमें एक प्रश्न है कि जनसंख्या वृद्धि को, फिर रिक्त स्थान दिया है, में व्यक्त किया जाता है। बी, जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है उसको हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात पूछी है। तो आपको बताना चाहूंगा इसके 2 उत्तर हो सकते हैं या फिर आप दोनों लिख सकते हैं। एक तो आप इस खाली स्थान में भर सकते हो निरपेक्ष संख्या, यानी दोनों साल का जो डिफरेंस होता है निरपेक्ष संख्या, और या प्रतिशतता। तो ये दोनों में से कोई या दोनों आप उत्तर लिख सकते हो। तो जनसंख्या वृद्धि को निरपेक्ष संख्या या प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। अगला रिक्त स्थान देखें किस प्रकार का है, तो वो है कि खाली स्थान की कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। तो इसमें रिक्त स्थान शुरू में ही दिया है और पूछा है भी वो कौन सी कृषि है जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर अंगूर की जो खेती है, अंगूर की खेती, अंगूर की कृषि है वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अंगूर। अगला जो फिल इन द ब्लैंक्स है उस पर देखें। फिर रिक्त स्थान स्टार्टिंग में दिया है कि ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है। तो आपको अच्छे से पता है ग्रामीण क्षेत्र की प्रमुख आर्थिक क्रियाएं कौन सी है? प्राथमिक, प्राथमिक, प्राथमिक जो कार्य है वो ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है। तो प्राथमिक व्यवसाय या प्राथमिक गतिविधि है वो ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है। इसी प्रकार से एक फिल इन द ब्लैंक्स और है, यमुना भारत की सर्वाधिक प्रदूषित क्या है? तो आपको पता है भारत के अंदर 2 नदियां प्रदूषित है, मुख्यतः गंगा और यमुना। उनमें से आपको अच्छे से जानकारी है यमुना जो है नदी है ये भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। तो इस पैटर्न से आप ये समझ पा रहे हो भी किस प्रकार पाठ के अंदर दी हुई महत्वपूर्ण जो लाइन होती है उन्हीं लाइनों को जो फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में टीचर है वो प्रश्न के रूप में उठाता है। तो आपको कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है भी फिल इन द ब्लैंक्स है वो किस प्रकार से आएंगे, क्या है, कोई डर की जरूरत नहीं। जब हम वन लाइनर क्वेश्चन तैयार करते हैं तो आपके ऑब्जेक्टिव, रिक्त स्थान और अति लघुतरात्मक सभी प्रकार के प्रश्न हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं खंड ए के तीसरे पड़ाव में जो है अति लघुतरात्मक प्रश्नों, जिसमें पहला प्रश्न है किन्हीं 2 बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के नाम लिखिए। तो 2 नदी घाटी परियोजनाएं पूछी है तो आधे आधे नंबर की 2 हो जाएगी। और ये चैप्टर आपकी ये जो क्वेश्चन है आपके सेकंड बुक है उसके 6ठा चैप्टर जो जल संसाधन वाला है पेज संख्या 61 से लिया गया है। वहां आपको देखेंगे भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, दामोदर, नागार्जुन सागर, इंदिरा गांधी नहर, इस प्रकार की परियोजनाओं के नाम लिखे हुए हैं। तो इनमें से कोई भी 2 परियोजनाओं के नाम आपको लिखने हैं। जैसे यहाँ मैंने 2 लिख दिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना और दूसरा भाखड़ा नांगल परियोजना। इसी प्रकार से आप हीराकुंड या दामोदर परियोजना या नागार्जुन सागर परियोजना, इनमें से कोई भी 2 है वो लिख सकते हो। तो आपको सिर्फ तीसरे का पहला लगाकर उत्तर लिखना है। 2 पूछे हैं तो 2 पॉइंट लगाकर हमने इसका आंसर है वो इस प्रकार से देना है। तो आप साथ में जान पा रहे हो ना भी उत्तर किस प्रकार से लिखने हैं। एक बार पुनः कह दूं, प्रश्न संख्या लगानी है सही, प्रश्नों को दोबारा कॉपी में नहीं लिखना होता है। अगले प्रश्न पर बात करें कि वायु प्रदूषण के 2 मुख्य कारण कौन से हैं। वायु प्रदूषण के 2 मुख्य कारण पूछे हैं। ये आपकी सेकंड बुक के अंतिम चैप्टर 12वां जो है वहां से लिया गया है। और 2 कोई भी कारण या स्रोत है वो आपको लिखने हैं। तो आप इस प्रकार से लिखेंगे, एक लिख दिया जीवाश्म ईंधन का दहन, जीवाश्म ईंधन यानी कोयला, पेट्रोलियम। चाहे जीवाश्म शब्द नहीं लिखा तो आप ऐसे लिख सकते हो कोयला, पेट्रोलियम का दहन। और दूसरा आप सिर्फ खनन लिख सकते हो, सिर्फ उद्योग लिख सकते हो, या फिर खनन और उद्योग दोनों एक साथ लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हो। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा। आगे बात करें तो तीसरा प्रश्न है
कि मानव का प्राकृतिकरण क्या है। मानव का प्राकृतिकरण क्या है, तो आप सबसे पहले हेडिंग बना सकते हैं मानव का प्राकृतिकरण और फिर इसका आंसर लिखेंगे। आपके फर्स्ट बुक के फर्स्ट चैप्टर से लिया गया है कि मानव का प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना मानव का प्राकृतिकरण कहलाता है। तो जब मानव अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लेता है, एक ही नंबर का क्वेश्चन है, अति लघुतरात्मक प्रश्न है, तो इस प्रकार से आपको शॉर्ट में उसका आंसर है वो देना है और आपको पूरा अंक है वो मिलेगा। आगे चलकर हम ये भी बात करेंगे भी लघुतरात्मक और अति जो दीर्घ प्रश्न होते हैं या निम्नात्मक प्रश्न होते हैं उनकी शब्द सीमा की बात है, जो कितनी है वो शब्द सीमा हमें यूज है वो करनी चाहिए। एक प्रश्न और है इसी का अंतिम अति लघुतरात्मक प्रश्न है, कोल खहोज क्या है। कोल खहोज क्या है आपके फर्स्ट बुक के चैप्टर 5 से लिया गया है। तो आपको पता है सोवियत संघ यूएसएसआर में सामूहिक कृषि को कोल खहोज कहा जाता था। तो एक प्रकार की ये सामूहिक कृषि है और कहां पर ये नाम प्रचलित रहा, सोवियत संघ, जो कि अब उसका बड़ा देश रूस बन गया है। तो रूस में सामूहिक कृषि को कोल खहोज कहा गया, ऐसे लिख दोगे तब भी सही है क्योंकि एक ही नंबर का है। तो पुनः मैं आपको बता रहा हूं, बस शॉर्ट में आपको अपनी बात लिखनी है। अब बात आती है खंड ब की, यहां है लघुतरात्मक प्रश्न। अब आप ये सोचेंगे भी उत्तर कितना लिखें। आपको मैं बताना चाहूंगा भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है, यहां पर शब्दों की सीमा की बजाय अगर आप उत्तर की जो सुंदरता पर ध्यान दें, भी आपका जो भी प्रश्न पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग उचित बात है वो प्रश्न के उत्तर में आ जानी चाहिए, वही शब्द सीमा है। जैसे मैं बताऊं भी पिछली बार एक प्रश्न आया कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटकों के नाम लिखिए। अब 1.5 नंबर का प्रश्न था। आपको पता है भूगोल में लघुतरात्मक प्रश्न है वो 1.5 नंबर के 1.5 के आते हैं। तो आपके सामने ये समस्या रहती है भी उत्तर कितना लिखे, क्योंकि इतिहास, राजनीति विज्ञान, हिंदी जैसे जो विषय होते हैं आप देखेंगे उनके बोर्ड के पेपर के अंदर शब्द सीमा दी जाती है भी इतने शब्दों में आंसर है वो दीजिए, जबकि साइंस का, भूगोल के जो पेपर हैं उनके अंदर कोई शब्द सीमा का उल्लेख नहीं होता। इसका मतलब जो प्रमाणित उनका जो उत्तर है वो उतनी बात अगर आप लिख देंगे तो आपको पूरा अंक मिलेगा। तो मैंने एक प्रश्न कहा अभी कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक, तो आपको पता है एक जन्म दर है, एक मृत्यु दर है और एक प्रवास है। तो आप इन तीनों के नाम लिखते उस प्रश्न में तो आपको पूरे 1.5। अब आपको फिर भी कोई संशय है तो आप उसमें क्या ऐड कर सकते हो। आपको लग रहा है भी 1.5 का और लघुतरात्मक प्रश्न है तो आप जो जन्म दर है उसकी परिभाषा लिख दीजिए, साथ में मृत्यु दर के आगे उसकी परिभाषा लिख दीजिए और प्रवास के आगे प्रवास क्या होता है वो लिख दीजिएगा। इतनी चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है भी 1.5 है, भले ही नंबर 1.5 है लेकिन लघुतरात्मक श्रेणी का है। तो आप उस बात से संबंधित जो तथ्यात्मक सही जानकारी अगर आपके याद है तो वो ऐड करनी चाहिए। तो देखिए जैसे एक प्रश्न है इसके अंदर कि जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं। तो देखिए इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, मैंने आंसर आपके लिए तैयार कर रखे हैं। देखिएगा इतनी बातें लिखी है मैंने कि समय के 2 अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। अब प्रश्न है आप क्या समझते हैं। अगर आप इतना भी उत्तर लिख कर आएंगे तो एग्जामिनर आपको 1.5 नंबर दे देगा। लेकिन अब बात आती है लघुतरात्मक है कि यार 1 नंबर वाले से थोड़ा ज्यादा, तो अब आपको जनसंख्या वृद्धि से कुछ सामान्य बात, अगर आपको उचित और सही उत्तर याद है तभी आपको वो ऐड कर देना चाहिए। तो आगे मैंने ऐड किया है भी यह परिवर्तन धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है, इसे निरपेक्ष संख्या या प्रतिशत के रूप में प्रकट किया जाता है। और जनसंख्या वृद्धि है वो किसी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति, सामाजिक विकास, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण सूचक है वो होता है। तो देखिएगा इस प्रकार से अगर आप ऐड करते हो, क्योंकि हमने सपना देखा है भी अब की बार 90 पार, तो इसका मतलब हमारी कॉपी औरों से बेस्ट कैसे हो सकती है। तो इस प्रकार से आपको उसके अंदर चीजें हैं वो ऐड करनी
चाहिए। तो इस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा लिखोगे तब भी पूरा मिलेगा, लेकिन इस प्रकार से उससे जुड़ी हुई बातें भी ऐड करोगे तो एग्जामिनर के ऊपर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट है वो पड़ता है। और अगला प्रश्न देखिएगा, यही 1.5 का, क्या मानव विकास के आधारभूत आवश्यकता उपागम को समझाइए। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसकी हेडिंग बना ले, जो मेन पॉइंट है आधारभूत आवश्यकता उपागम, फिर इसकी जो बातें आपके दिमाग में है वो लिख दीजिए जो आपने पढ़ी है भी। इस उपागम को मूल रूप से किसने तैयार किया, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने तैयार किया। इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताओं का जिक्र है, स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जल की आपूर्ति, स्वच्छता और आवास। और इस प्रकार इस उपागम में मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था करने के ऊपर जोर है वो दिया गया है। तो इतनी बात लिखते ही एग्जामिनर को वास्तव में बच्चे ने कितने सुंदर तरीके से इसका आंसर है वो दिया है, और इतनी बात आपने पढ़ी भी है टॉपिक के अंदर। अगला प्रश्न है कि साइबर स्पेस इंटरनेट का विश्लेषणात्मक अध्ययन कीजिए। अब प्रश्न समझिएगा, साइबर स्पेस इंटरनेट का विश्लेषणात्मक का मतलब क्या है, उसकी अच्छी बुरी जो भी बातें हैं यानी उसका जो बेनिफिट है वो चीजें आपको उसके अंदर ऐड करनी है बस, यानी इसका सामान्य परिचय और उसका जो बेनिफिट है। और अगर कहीं किसी चीज का नेगेटिव पॉइंट भी होता है तो वो भी उस विश्लेषण के अंदर आ जाता है। तो साइबर स्पेस इंटरनेट, तो अब पहले हम हेडिंग बना देंगे साइबर स्पेस इंटरनेट और फिर उसमें अपनी बात लिख देंगे। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पर जो उत्तर बनाए हैं ये मैंने वही आपके अकॉर्डिंग ही तैयार किया है, लेकिन आप अपने हिसाब से इसमें थोड़ा बहुत कम ज्यादा कर सकते हो, भाषा है वो भी आप बदल सकते हो। तो साइबर स्पेस विद्युत द्वारा कंप्यूटरीकृत स्पेस का संसार है। इसमें इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर पर सूचनाओं को भेजा और प्राप्त किया जाता है और ये हर जगह विद्यमान है आजकल, और करोड़ों लोग प्रतिवर्ष इस इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके लाभ भी मैंने ऐड कर दिए, यहाँ पर 2 लाभों का उल्लेख भी कर दिया। आप चाहें तो 1 लिख दें, 2 लिख दें, फिर बहुत ज़्यादा बड़ा करने की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि लघुत्रात्मक है और 1.5 है। तो इससे जुड़े हुए मैंने 2 लाभ है वो भी यहाँ पर लिख दिए। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर है वो दे सकते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है व्यापार संयोजन के 2 मुख्य उद्देश्य बताइए। अब डायरेक्ट आपकी पाठ्य पुस्तक में उद्देश्यों का जिक्र नहीं है, लेकिन व्यापार संयोजन तो आपने पढ़ा है ना, फर्स्ट बुक का जो 9वां चैप्टर है 83-84 पेज पर आपकी इसके बारे में पढ़ा है। तो आपको क्या करना है, वहीं से अपने उत्तर को उठाना है। व्यापार संयोजन के 2 मुख्य उद्देश्य, और इस पर मैंने वीडियो बनाकर भी पहले ही बता दिया था। इसमें आयात निर्यात की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं में परिवर्तन का पता लगाया जाता है, महाद्वीपों और देशों की हिस्सेदारी में क्या चेंज आ रहा है और उसकी मात्रा की तुलना करने के उद्देश्य से व्यापार संयोजन है वो किया जाता है। यानी आयात और निर्यात वाली चीजें हैं वो व्यापार संयोजन में हम पढ़ते हैं, तो उसी के आधार पर जो आंसर बनता है वो उद्देश्य आपको लिखना है। तो यहाँ 3 लिखे हैं, आपको 2 पूछे हैं, तो इनमें से कोई भी 2 उद्देश्य है वो आप लिख सकते हो। 3.5 एंड 3.5 का 4 का आपको मार्क्स हैं वो मिल जाएंगे। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखिएगा कि द्विपार्श्विक और बहुपार्श्विक व्यापार में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब आप वही 1.5 का है, तो आप एक तो ये हो सकता है सिंपल सा भी द्विपार्श्विक और बहुपार्श्विक व्यापार की केवल परिभाषा लिख दें, तब भी आपको पूरा मिल जाएगा। या फिर आप चाहते हो लघुत्रात्मक के हिसाब से मुझे एक आधी बात इसमें ऐड करनी है, तो आप देखेंगे उस हिसाब से मैंने यहाँ उत्तर लिखा है। जैसे द्विपार्श्विक व्यापार है तो 2 देशों के द्वारा एक दूसरे के साथ किया जाने वाला व्यापार द्विपार्श्विक व्यापार कहलाता है। इतनी बात इसकी परिभाषा की होगी, क्योंकि प्रश्न में उसने ये तो नहीं कहा 1 अंतर 2 अंतर बताएं, लेकिन लघुत्रात्मक श्रेणी का है तो इसलिए हमने पहले परिभाषा लिख दी, फिर हमने इससे जुड़ी हुई एक तथ्य वाली बात और लिख दी भी इस व्यापार में एक देश कुछ कच्चे पदार्थों के व्यापार के लिए इस समझौते के साथ सहमत हो सकता है कि दूसरा देश कुछ अन्य वस्तुएं या सामग्री उससे खरीदेगा, या इसकी विपरीत स्थिति हो सकती है। ये लाइन आपकी याद रहे और समझ में आ जाए तो ही लिखनी है, वरना आप परिभाषा लिख दीजिएगा। इसी प्रकार बहुपार्श्विक व्यापार की बात करें, यह व्यापार बहुत से व्यापारिक देशों के साथ किया जाता है।
इसमें सदस्य देश अनेक देशों के साथ व्यापार कर सकता है और कुछ व्यापारिक साझेदारों को सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र की स्थिति भी प्रदान कर सकता है, जिनके साथ ज़्यादा जो व्यापारिक संबंध है वो स्थापित किए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप इनका उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा कि ग्रामीण अधिवास के तारा और दोहरा प्रतिरूपों का रेखाचित्र बनाइए। तो दो रेखाचित्र आपसे हैं, तो यहाँ पर मैंने पाठ्यपुस्तक वाली इमेज ही यहाँ पर ली है। आपको बताऊं बिल्कुल आसान तरीके से मैंने इस चैप्टर के जो वीडियो बनाए हैं उसके अंदर सब कुछ क्लियर किया है। भी तारा आकार आप इजीली कैसे बना सकते हो, दोहरा प्रतिरूप कैसे बना सकते हो, तो उस तरीके से बनाओगे तो आई थिंक मुझे लगता है भी वो ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट आप है वो कर सकते होगे बजाय इस के हिसाब से। पर ये नहीं है भी ये गलत है, ये ऐसा नहीं है। मैंने इसी चीज़ को सरल तरीके से वहाँ रिप्रेजेंट किया है। तो आप उस वीडियो में इस चैप्टर का, ये आपको पता है आपकी फर्स्ट बुक का 10वां चैप्टर है, तो उसमें एक वीडियो है ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूपों का, तो उसको आप जरूर एक बार देख लीजिएगा, जहां मैं शेप बनाकर उस चीज़ को समझा रहा हूं। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इस प्रकार का एक रेखा चित्र उनमें से 6-7 जो तरीके हैं उनमें से जरूर आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। अब एक चीज़ ये भी रहती है कि जो रेखा चित्र है वो पेन से बनाएं या पेंसिल से बनाएं, ये आपके खुद के ऊपर डिपेंड करते हैं। चाहें तो आप पेंसिल से बना दें और चाहें तो आप पेन से बना दें, बस इतना रहता है। पेन से बनाने के जब बनाते हैं तो बाई चांस कोई मिस्टेक होती है तो संशोधन का चांस नहीं रहता, और पेंसिल से बनाते हैं तो बाई चांस मिस्टेक हो तो आप उसमें इरेज कर बना सकते हो। अगर आपको अच्छे से आ रहा है तो आप भले ही पेन से बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे पेंसिल से बनाएं। अगला प्रश्न देखिएगा 10वां, कि भाषाई संगठन पर टिप्पणी लिखिए। तो आपकी सेकंड बुक के फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही है, ये 9 नंबर पेज पर एक टॉपिक दिया है भाषाई संगठन। तो उस भाषाई संगठन को आपका पढ़ा हुआ होगा और उसमें से जितनी बात आपके दिमाग में है उसको आपको यहाँ लिख देना है। जैसे मैंने कहा भारत एक भाषा विविधता वाला देश है, देश में भाषाई प्रदेशों को कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं होती। ये नहीं है भी ये हिंदी बोलते हैं यहाँ पंजाबी बोलेंगे, वही ओवरलैपिंग होती है। ग्रियर्सन के अनुसार देश में 179 भाषाएं, 544 प्रकार की बोलियां हैं, 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता है यानी संविधान की अनुसूची में शामिल है, और उसमें से हिंदी बोलने वाले ज़्यादा है, संस्कृत, बोडो और मणिपुरी बोलने वाले हैं उनकी संख्या कम है। और आपको ये भी पता है भारतीय भाषाएं हैं वो 4 भाषा परिवारों से जुड़ी हुई है, नाम लिखना चाहें तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न में इस प्रकार की बातें हैं वो आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रवास के पर्यावरणीय परिणाम बताइए। कितने बताने हैं ये उल्लेख नहीं है, तो ये आप पर डिपेंड करता है, आप 2 लिखें 3 लिखें। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके हेडिंग बना देंगे प्रवास के पर्यावरणीय परिणाम, अंडरलाइन कर देंगे, और फिर इस प्रकार से आप आंसर लिख देंगे। प्रवास के कारण नगरों की सामाजिक भौतिक संरचना पर दबाव पड़ता है, अनियोजित बस्तियों की वृद्धि हो जाती है, गंदी बस्तियों का निर्माण होता है, और वहाँ पर इससे वायु प्रदूषण, वाहित मल का निपटान, ठोस कचरे के प्रबंधन जैसी बहुत सी समस्याएं हैं वो उत्पन्न हो जाती है, भूमि का जल स्तर है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो प्रवास से ये कुछ पर्यावरणीय परिणाम भी देखने को मिलते हैं, और प्रवास का परिणाम का एक प्रश्न आपको जरूर फाइनल पेपर के अंदर है वो मिल जाएगा। एक चीज़ बताना चाहूँ यहाँ पर भी, कुछ क्वेश्चन आपको 1-2 क्वेश्चन तो इस मॉडल पेपर वाले रिपीट भी आपको मिल सकते हैं। ये नहीं है भी ये मॉडल पेपर आ गया अभी इस पेपर के क्वेश्चन रिपीट नहीं हो सकते। अगर कोई अच्छा क्वेश्चन एग्जामिनर जो फाइनल पेपर का पेपर सेट रहा है उसको अच्छा लग रहा है तो वो कोई मॉडल पेपर तो देख कर बना नहीं रहा है, संयोग से अपने आप ही वो रिपीट है वो हो जाता है। तो ये नहीं है भी इनको छोड़ते हुए आप तैयारी करें, या लास्ट ईयर के पेपर में जो प्रश्न आ गए क्या उनको छोड़ दो, ये तो अगले साल नहीं आएंगे। कई लोगों की ये सोच रहती है, जो मैं कहता हूँ ये तो गलत सोच है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो लगातार 4-4 साल तक रिपीट हो जाते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है भी आपसे पिछले साल क्वेश्चन आया था या नहीं आया। इस साल का पैटर्न क्या है और क्या संभावनाएं हो सकती है उसके अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी होती है, भले ही वो प्रश्न कई बार पूछा जा चुका हो। अगला प्रश्न, आधुनिक शहर और विकास के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो आपको बताना चाहूँ ये प्रश्न आपकी सेकंड बुक के 4थे चैप्टर से, जो आवास बस्तियों वाला चैप्टर है मानव बस्ती का, वहाँ से लिया गया है। तो आपको पता है वहाँ पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक जो नगर है वो पढ़ते हैं, तो उनके बीच संबंध यानी आधुनिक शहर के बारे में आपको इसके अंदर लिखना है।
तो भारतीय नगरों को 3 भागों में बांटा हुआ है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। पहले अंग्रेजों और यूरोपियों ने डेवलपमेंट किया, व्यापारिक पत्तन बसाए, और बहुत से आज़ादी के बाद भी बहुत से प्रशासनिक केंद्र जो राज्यों की राजधानियां हैं औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित हुए। तो यानी जहां उद्योग ज़्यादा हो गए, खनन का काम ज़्यादा होने लगा, तो वहाँ अपने आप ही लोगों को सुविधाएं मिलने लग गई, और उन सुविधाओं की वजह से ही उन्हें आधुनिक शहर की संज्ञा है वो दी जाने लगी। बड़े बड़े जो महानगर हैं उनके चारों ओर भी अनुषंगी यानी सैटेलाइट नगरों के रूप में भी विकसित हो गए, जैसे दिल्ली गुड़गांव, दिल्ली गाजियाबाद। तो इस प्रकार की बातें आप लिख सकते हो। कुछ चीज़ें आप इसमें और भी ऐड कर सकते हो। इसमें से जो मैंने उत्तर लिखा है इसमें से काट छांट आप कर सकते हो। तो जो पढ़ा हुआ है आधुनिक शहर के अंदर ऐसा क्या हो रहा है भी वो आगे बढ़ रहा है, तो उससे रिलेटेड आंसर है वो देना होता है। अब देखिए टॉपिक आपकी बुक से ही है, बस प्रश्न पूछने वाले ने अपने तरीके से पूछ लिया। तरीका भाई भले ही कुछ भी हो, बस आपको अपने जो पढ़ा हुआ है उसको थोड़ा सा समझते हुए बस उसका आंसर देना है। अगला प्रश्न है उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश है, उसके ऊपर टिप्पणी लिखिए। तो ये सेकंड बुक के 7वें चैप्टर से लिया गया है। तो आप देखेंगे सबसे पहले आप इसको हेडिंग बना देंगे उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश, फिर इसमें कौन सा एरिया है भी, झारखंड का छोटा नागपुर, उड़ीसा का पठार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ आता है, तो ये लिख देंगे। यहाँ पर मिलने वाले खनिज लिख दीजिए, लोह एशिया कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइट मिलते हैं। और आपको पता है क्योंकि यहाँ लोह एशिया कोयला, मैग्नीज मिल रहा है और ये लोह इस्पात उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा माल है, तो इसलिए ज़्यादातर जो आयरन स्टील जो इंडस्ट्री है वो इसी क्षेत्र के अंदर स्थापित है। तो इस प्रकार से ये इतनी बातें आप इसके अंदर ऐड है वो कर सकते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न है कि पत्तनों के पृष्ठ प्रदेशों को स्पष्ट कीजिए। तो ये प्रश्न है वो आपकी सेकंड बुक के 11वें चैप्टर से लिया गया है। तो इसमें पृष्ठ प्रदेश क्या है ये बताना है। तो आप चाहें तो इसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हैं, जैसे अभी देखिए भी पत्तन के पृष्ठ प्रदेश क्या है भी, एक बंदरगाह के प्रभाव क्षेत्र को उसका हम पृष्ठ प्रदेश कहते हैं। ये एक बंदरगाह की भूमि की ओर विस्तृत वो भाग है जहां पर निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का संग्रह होता है और आयात की जाने वाली वस्तुओं का वितरण होता है, यानी जहां तक उसका प्रभाव रहता है, चीज लाई या ले जाई जाती है, वो पृष्ठ प्रदेश है। आप चाहें तो ये एक लाइन और उसमें ऐड कर सकते हो भी, पृष्ठ प्रदेशों की सीमाओं का जो चिन्हांकन है वो मुश्किल काम होता है, क्योंकि एक पत्तन का पृष्ठ प्रदेश दूसरे पत्तन के पृष्ठ प्रदेश का अतिव्यापन कर लेता है भी। एक जो बंदरगाह पत्तन है उसके पीछे का इलाका का कुछ ऐसा हो सकता है किसी दूसरे पत्तन से भी व्यापारिक संबंध है वो स्थापित किए हुए हो, तो इसलिए हम कोई एग्जैक्ट बाउंड्री है वो इसकी डिसाइड है वो नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से अतिरिक्त तथ्य बिल्कुल उसी चीज से जुड़ा हुआ, न कि अननेसेसरी, तो आप उसमें ऐड कर सकते हो, क्योंकि मैंने कहा लघुत्तरात्मक प्रश्न है, थोड़ा सा हटके, और वो भी सही, तुक्के नहीं मारने हैं, गलत बात नहीं लिखनी है। गलत लिखने से अच्छा है भी हम उत्तर को शॉर्ट कर दें। भारत में उपग्रह संचार प्रणाली का विश्लेषणात्मक अध्ययन कीजिए। अब देखिए प्रश्न क्या है, उपग्रह संचार प्रणाली का है, तो अब आपको इसी पर फोकस करना है क्योंकि 1.5 का है। तो उपग्रह संचार प्रणाली आपको पता है ये 2 भागों में इसे बांटा गया है। पहले आप थोड़ा सा इंट्रो कर सकते हो, और 2 भाग, एक इनसेट वाला है 1983 में हुआ जो मौसम विज्ञान दूर संचार के आंकड़े उपलब्ध करवाता है, और दूसरा अपना IRS वाला है जो कि मार्च 1988 में आया। और इसके लिए पहले आपको पता है, वो भी आप लिखना चाहे तो लिख सकते हो भी, रूस के वैंकावर से इसको भेजा गया था। आज भारत ने PSLV अपना खुद का यान विकसित कर लिया है इनको उपग्रहों को भेजने के लिए, और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है वो हैदराबाद के अंदर स्थित है। वो क्या काम करता है ये चीज़ भी आप इसमें ऐड है वो कर सकते हो। तो उपग्रह संचार प्रणाली 2 हैं, तो दोनों के बारे में आपको यहाँ पर उसकी मेन जो बातें हैं, स्थापना और क्या मेन वर्क है, ये चीज़ें इस विश्लेषणात्मक अध्ययन वाले प्रश्न के अंदर लिखनी है। तो इस प्रकार से 15 तक के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, जो कि खंड ब था। अब आता है खंड स, जिसके अंतर्गत 3-3 नंबर के प्रश्न। तो अब इसमें से क्या उत्तर कम ज्यादा कर सकते हैं, तो समझिए प्रश्न है कि भारत में समुद्र पार रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की विवेचना कीजिए। ये प्रश्न है।
ये प्रश्न आपकी फर्स्ट बुक के 7वें चैप्टर से लिया गया है और आप देखेंगे 59 नंबर पेज के ऊपर फर्स्ट कॉलम में ही समुद्र पार रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं ये टॉपिक दिया हुआ है। बस उसकी विवेचना कीजिए, यानी उससे जो तथ्यात्मक जो जानकारियां हैं वो इसके अंदर ऐड करनी है। 3 नंबर का है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। मैं फिर कहूं, शब्द सीमा अपने आप हो जाती है। इसका उत्तर आपको किस तरीके से कितनी बातें इसमें लिखनी है, आप पहले इस प्रश्न के उत्तर को देखिएगा और आपको पता चलेगा भी हाँ सही है, इससे जुड़ी हुई सारी बातें आ गई तो अब उसमें कोई गुंजाइश नहीं बचती भी कोई टीचर अपने मार्क्स है वो काटेगा। हाँ, ये चीज़ है भी आपकी पाठ्य पुस्तक या जहाँ से भी आपने पढ़ा है बस उसका लिखने का तरीका आपका अच्छा हो। तो पहले हेडिंग बना दी, फिर हमने कहा भी अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यटन है वो जो हेल्थ के लिए जोड़ दिया जाता है तो उसको हम चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। तो सबसे पहले हमने चिकित्सा पर्यटन को एक्सप्लेन कर दिया। फिर इससे समुद्र पार रोगियों की स्वास्थ्य सेवाओं में कौन कौन से अवसर प्रदान होते हैं उसकी बात हमने कर ली। भी इसमें भारत है वो विश्व में अग्रणी देश बनकर उभरा है। यहाँ पर विश्व स्तरीय हॉस्पिटल की जो सुविधाएं हैं वो मिल रही है, लोगों का उपचार हो रहा है। भारत है वो थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया जैसे जो विकासशील देश है वो चिकित्सा पर्यटन से लाभान्वित हो रहे हैं। और भारत, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के जो अस्पताल है वहाँ पर उच्च स्तरीय जो टेस्टिंग के साथ साथ विशेष चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध करवा रहे हैं। आउटसोर्सिंग, बाह्य स्रोतन से भी रोगियों की गुणवत्तापूर्ण सुविधा है वो मिल रही है। स्वास्थ्य सेवाओं में बदलाव आया है। और आंकड़ा लिखना चाहें जो आपने स्टार्टिंग में था, हमने आंकड़ा लास्ट में ले लिया। 2005 में अमेरिका से उपचार के लिए 55,000 रोगी भारत आए थे। बस इतनी बात इसके अंदर बनती है। अब इसमें से एक आधी लाइन कोई कम ज्यादा हो गई उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कम ज्यादा का मतलब उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जिनका सपना 90+ का है, जो क्योंकि स्कूल एग्जाम जो होते हैं बोर्ड के उनके अंदर अगर आपका पढ़ने का तरीका अच्छा होता है तो पूरे में से पूरे मार्क्स हैं वो इजीली प्राप्त हो जाते हैं। ये कोई कंपटीशन परीक्षा तो है नहीं जहां ये होता है भी हाँ 80% ही सिलेबस तैयार है तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। स्कूल कॉलेज का जो पढ़ाई होती है उसमें आप अगर लिखने की शैली आपकी अच्छी है तो आप पूरे में से पूरे मार्क्स हैं वो प्राप्त कर सकते हो। बस आपको मार्क्स के पीछे नहीं, आपको प्रश्नों को समझना है, उसके उत्तर लिखने के तरीकों के ऊपर वर्क है वो करना है। अगला प्रश्न है 17वां कि मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश के मुख्य क्रियाकलापों एवं उपलब्धियों को संक्षिप्त रूप में लिखिए। यह आपके सेकंड बुक के 8वें चैप्टर से लिया गया जिसमें से एक 3 नंबर का प्रश्न आना है। तो वहां मुंबई पुणे 8 प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है उसमें से किसी एक का यहां पूछा है। मुख्य क्रियाकलाप और उपलब्धियों की बात है, यानी एक तरीके से मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो आपको लिखनी है। 3 नंबर का है। अगर आप नंबर लगा लगा कर लाइनों के रूप में लिखना चाहें तो कम से कम 6 लाइनें आप लिख दीजिए, 6 पॉइंट बना लीजिए। तो इस पर और उसी के अकॉर्डिंग देखिए मैंने थ्योरी नहीं लिखकर मैंने इस प्रश्न के उत्तर को सुंदर बनाने के लिए उनकी नंबरिंग कर दी है। तो पहले हेडिंग बना दी मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश और फिर इनसे जुड़ी हुई जो चीजें हैं भी ये प्रमुख है और कहां कहां तक ये फैला हुआ है। भी सूती वस्त्र उद्योग वाली बात लिख दी क्योंकि वहां पर कपास मिलती है, नम जलवायु है इसलिए यहां पर ये उद्योग अच्छा पनपा। स्वेज नहर जब खुल गई तो मुंबई पतन का और ज्यादा डेवलपमेंट हो गया। और सूती वस्त्र के साथ साथ कौन कौन से और उद्योग है वो यहाँ पर पनपे तो उनके बारे में जितने याद रह जाएं 2-4 नाम लिख आप इसके अंदर लिख सकते हैं। और मुंबई हाई पेट्रोलियम क्योंकि तेल भी मिलता है तो उसकी बात भी हमने यहाँ पर कर ली। और उसके साथ साथ मुंबई के आसपास के जो प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं उनका भी जिक्र कर लिया। ये जरूरी नहीं आपके सारी बातें याद हो, लेकिन जैसे इतने 8-10 बार आपने केंद्र पढ़े हैं कोई 2-4 लिख देंगे तब भी। तो इस प्रकार से देखिएगा हमने इस प्रश्न को सुंदर बनाने के लिए एक लेख लिखने की बजाय हमने इन अपनी बात को नंबरिंग लगाकर इस प्रकार से लिख दी। भी 3 नंबर का है तो हमने 6 पॉइंट बना लिए। ये जरूरी नहीं है भी 6 ही बनाए, 5 बना दें इस प्रकार से तब भी पूरे 3 में से 3 टीचर आपको देगा क्योंकि आपका उत्तर लिखने का तरीका बहुत ही ये शानदार है वो माना जाएगा बोर्ड परीक्षा में। अगला प्रश्न है 2 जन संचारों पर टिप्पणी की बात की गई है। रेडियो और टेलीविजन 1.5 के हैं दोनों, तो उसी हिसाब से जैसे लघुत्रात्मक के 1.5 के उत्तर लिखे वो लिखने हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर लगाया रेडियो और रेडियो से जुड़ी हुई जो बातें हैं वो लिख दी। ये प्राचीन साधन है,
1923 में क्लब ऑफ बॉम्बे ने इसको स्टार्ट किया। ये लोकप्रिय संसाधन है, पहले ऑल इंडिया रेडियो, फिर इसे आकाशवाणी नाम दिया गया। और इस पर किस प्रकार के कार्यक्रम आते हैं और वो सारे आप इसके अंदर लिख सकते हो। और आप भी, आपको पता है रेडियो से हमें क्या क्या लाभ मिल सकते हैं, तो वो अपनी तरफ से भी आप इसमें लाइनें हैं वो ऐड कर सकते हो। जरूरी नहीं भी वो पाठ्य पुस्तक में नहीं लिखी हुई है। इसी प्रकार टेलीविजन, ये भी जनसंचार का साधन है। एक ऑडियो विजुअल एड्स है, 1959 में शुरू हुआ। पहले रेडियो के साथ ही चलता था, बाद में दूरदर्शन डीडी वो अलग कर दिया गया। इनसेट फर्स्ट ए चालू होने के बाद में फिर एक साझा कार्यक्रम है वो भी चलाए गए। और आज आपको पता है टेलीविज़न ने भी हर गांव तक अपनी पहुंच है वो बना ली है। तो इस प्रकार से, और इस पर कौन कौन से कार्यक्रम आप देखते हो तो वो चीज़ें आप इसमें और ऐड कर सकते हो। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आप लिख सकते हो। इसी प्रकार अगले अब आ जाए निम्नात्मक, अंतिम पड़ाव की तरफ है। अब क्योंकि देखिए हो सकता है आपको लग रहा टाइम लग रहा हो, लेकिन मेरा ये था भी इसके ऊपर थोड़ा सा मैं आपको लिखने का तरीका बता दूं। कम से कम वो बच्चे तो यहाँ जरूर इस चीज़ को समझेंगे और देखेंगे भी मुझे औरों से बेस्ट कैसे करना है। तो विश्व में लौह इस्पात उद्योग की स्थिति और वितरण, दो चीज़ों के बारे में पूछा है। तो 4 नंबर का इसका मतलब 2 नंबर इस उद्योग की स्थिति और 2 नंबर वितरण। अब ये विश्व के संदर्भ में ध्यान दीजिएगा, लौह इस्पात उद्योग तो आप इंडिया वाली बुक में भी तो पढ़ते हो। तो इसका मतलब दोनों जगह जब आप पढ़कर आते हो और एक जगह थोड़ा कम एक जगह ज़्यादा है, तो विश्व के अंदर ही अपना इंडिया है, तो इंडिया वाली बातें भी आप इसमें, अगर आपको वर्ल्ड की चीज़ें कम दिमाग में हैं तो आप इंडिया वाली चीज़ है वो इसके अंदर ऐड है वो कर सकते हो। और ये प्रश्न आपकी फर्स्ट बुक के चैप्टर 6 से लिया गया है। और जिस चैप्टर से बड़ा क्वेश्चन आना है 4 नंबर से, आपको पता है 4 नंबर वालों में अथवा भी मिलेगा, तो इसी चैप्टर से एक दूसरा अथवा वाला प्रश्न भी आपको मिलेगा। और पहले आपको बड़े प्रश्नों में प्रश्न को अच्छे से समझना है, और 2 प्रश्न होंगे, एक करना है। तो पहले आपको ये चूज करना है भी आप किसका बेस्ट आंसर है वो लिख सकते हो, रिप्रेजेंट है वो कर सकते हो। फिर उसको चूज करते हुए ही आप उत्तर है वो उसका देना है। तो चलिए पहले स्टार्ट करेंगे भी विश्व में लौह इस्पात उद्योग की अवस्थिति। एक पार्ट को हमने हेडिंग बना ली। अब थोड़ा सा हमने बेसिक बातें लिख दीजिए आपको जो दिमाग में है, क्योंकि बड़ा प्रश्न है। अब कोई शब्द सीमा की बात नहीं है, आपको जितनी बातें आपको याद है बस लिखने के तरीके को अच्छा रखना है। और सबसे बड़ी बात टाइमिंग का ध्यान रखना है। हालांकि पेपर आराम से 3.25 घंटे से कहीं 15-20 मिनट पहले इजीली लिखते हो, तब भी आपको 15-20 मिनट बच जाते हैं। तो अब आप खुला खेल सकते हो। 4-4 नंबर के ही बड़े प्रश्न हैं, आप 2 पेज लिखें, 2.5 पेज लिखें, 1.5 पेज लिखें, वो आप पर डिपेंड करता है, कोई बाउंडेशन नहीं है। और इसके साथ साथ क्या उत्तर बड़ा होगा या छोटा होगा ये प्रश्न पर डिपेंड करेगा। हो सकता है एक 4 नंबर का प्रश्न और उसका उत्तर सिर्फ 1 पेज का ही हो बनता हो, तो आपको पूरे मार्क्स वहां मिलेंगे। तो मैं कह रहा हूं भी भूगोल एक साइंटिफिक है, आप उसमें से जितना बेस्ट कर सकते हो बस उसकी बात करें। तो ये एक आधारभूत भारी उद्योग है, ये हमने बात कह दी। फिर इसके लिए लोह अयस्क कोयला के साथ चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैग्नीज कच्चा माल चाहिए, ये लिख दिया। कच्चे लोहे में मैग्नीज मिला देते हैं तो वो स्टील बन जाता है, ये बात लिख दी। और फिर ये कह दिया भी लोह इस्पात उद्योग है वो कहाँ स्थापित करने हैं, जहाँ कच्चा माल के स्रोत है वो निकट हो, यानी लोह अयस्क कोयला मैग्नीज जो उसके लिए है वो जहाँ आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। और छोटे जो कारखाने इसके स्थापित किए जाते हैं, आपको पता है वो आजकल बाजार के निकट ज़्यादा स्थापित किए जाते हैं। और ये इस प्रकार की बातें आप इसके अंदर पहले वितरण में लिख देंगे, उसमें स्थिति में। फिर वितरण की बात आती है तो आपको पता है इस उद्योग में ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है। ये आपको उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के विकसित देशों में अधिक मिलता है। फिर आप जैसे उत्तरी अमेरिका, यूरोप के, फिर हेडिंग बना ले भी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के किस इलाके के अंदर है। तो अब लौह इस्पात उद्योग है वो पिट्सबर्ग, महान झील क्षेत्र। अब महान झील क्षेत्र है, अगर महान झील क्षेत्र की सारा एरिया आपके दिमाग में है तो ऐड कर दीजिएगा। एटलांटिक वाला हो गया, जंग का कटोरा पिट्सबर्ग को कहा जाता है, ये भी आप ऐड कर दीजिए। इसी प्रकार यूरोप के अंदर ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड, सोवियत रूस के हमने सिर्फ यहाँ देशों के नाम लिखे हैं। अब आपके याद है अगर ग्रेट ब्रिटेन की वो मेन लोकेशन जहाँ ये होता है तो वो आप ऐड कर दे, जर्मनी का कौन सा है याद हो तो वो कर सकते हैं। एशिया में फिर जापान के, चीन के और भारत के जो प्रमुख जो जगह है उनके बारे में लिख सकते हैं।
आप चाहते हो, आपके पास टाइम है और आप उत्तर की खूबसूरती को और उसकी जो लंबाई है उसको बढ़ाना चाहते हो, तो फिर अब आप इंडिया के बारे में जो मेन चीजें हैं वो आप लिख सकते हो। जैसे राउरकेला किसके सहयोग से, दुर्गापुर, मैंने ऐसे ही 4-5 लाइनें लिख दी। आप अपने हिसाब से आप इसको कितना बढ़ाना चाहें तो आप अपने उत्तर को बढ़ा सकते हैं, समय को ध्यान में रखते हुए। आपको लग रहा है अभी पहले एक प्रश्न और बचा हुआ है उसको पूरा करके आऊं, तो आप 4-5-7 लाइनें छोड़ दीजिए। आपको टाइम मिले तो आप ऐड कर सकते हो। बड़े प्रश्नों में ये कर सकते हो आप भी। आप एक बड़ा प्रश्न करके कुछ जगह छोड़ दें, आप अगले वाला प्रश्न पहले अच्छे से करके आ जाएं, फिर आपके पास टाइम बचता है तो आप जो जगह छोड़ रखी है वहां पर आप उसके अंदर जो चीज और अतिरिक्त उस प्रश्न से संबंधित ऐड करना चाहें तो वो ऐड कर सकते हो, बशर्ते वो उस टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए। ये करते हो तो ये प्रश्न। इसके बाद अगर अथवा वाला प्रश्न करते हो, ये पाठ्य पुस्तक के पीछे का प्रश्न है। अधिकतर देशों में उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग प्रमुख महानगरों की परिधि क्षेत्र में ही क्यों विकसित हो रहे हैं? सराउंडिंग एरिया में ही क्यों, अंदर क्यों नहीं ज्यादा जो हाई टेक्नोलॉजी वाले उद्योग हैं वो विकसित होते, उसकी व्याख्या करनी है, इस बात को समझाना है। तो इसके अंदर पहले आप हेडिंग बनाना चाहें तो बना दीजिए उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग। फिर आप बता दीजिएगा भी ये नई पीढ़ी के उद्योग हैं, इसमें सफेद कॉलर श्रमिक होते हैं जो कुशल दक्ष होते हैं, और साथ में उच्च प्रौद्योगिकी में कौन कौन से काम, जैसे कंप्यूटर वाले काम है, सीधी सी बात है, जो ज्यादातर अंदर बैठकर किए जाते हैं, धातु पिघलाना और दवाइयों वाला ये जो काम है वो इसके अंदर शामिल रहते हैं। तो ये अपना पहले इंट्रोडक्शन हो गया। जैसे आप हिंदी में लेख लिखते हो तो पहले प्रस्तावना या एक भूमिका बनाते हो ना, तो बड़े प्रश्नों में हम वो थोड़ी सी भूमिका है वो भी बना सकते हैं, और मैंने यहाँ बना के आपको बताया भी है। फिर आप मुद्दे पर आ जाएं, विपरीत क्षेत्र में ही विकसित होने के कारण क्या है। फिर आप वही नंबर लगा के इस प्रकार से, क्योंकि ये चीजें आपको पहले भी मैं PDF के माध्यम से उपलब्ध करवा चुका हूँ। इस प्रकार से आप जैसे यहाँ देखिए मैंने 6-7 पॉइंट है वो इस प्रकार से बना दिए भी, बाहर है वो ज़्यादा विकसित क्यों हो रहे हैं। और फिर लास्ट में अब इस उद्योग से संबंधित कुछ और बातें भी मैंने ऐड कर दी। आप जब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ते हो, जब छठे चैप्टर का फर्स्ट बुक से, तो आपको पता है उसमें प्रौद्योगिकी ध्रुव का, सिलिकॉन घाटी का, बेंगलुरु का और इन चीज़ों का उल्लेख है, मेरे दिमाग में था। तो अब क्योंकि ये इससे बहुत ज़्यादा उत्तर से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, लेकिन हाँ उच्च प्रौद्योगिकी का ही टॉपिक है, तो मैंने क्या किया, मेन बात पहले कर ही दी, टीचर का ध्यान अपने आप वहाँ चला जाएगा। तो कुछ एक्स्ट्रा बातें याद थी भी, हाँ ये प्रौद्योगिकी ध्रुव की बात और ये जो चीज़ें मैं इसमें ऐड करना चाहता था तो मैंने लास्ट में इनको भी ऐड कर दिया, ताकि थोड़ी सी लेंथ है वो मैं उत्तर की बढ़ा लूं, सिर्फ ऐसे ही अपनी संतुष्टि के लिए भी। हाँ बड़ा प्रश्न है, कुछ इसमें ज़्यादा उत्तर मैं लिखूं या औरों से किस प्रकार थोड़ा सा एक्स्ट्रा है वो इसमें कर सकूं, बस इस उद्देश्य के लिए। इसी प्रकार से अगला बड़ा प्रश्न है कि भारत में भू संसाधनों की विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं कौन सी है और उनका निदान है वो कैसे किया जाए। तो अब पर्यावरणीय समस्याएं हैं, जमीन को लेकर कई प्रकार की हैं, तो आप पहले वही हेडिंग, भारत में भू संसाधनों की पर्यावरणीय समस्याएं, आप इस प्रकार से हेडिंग बनाकर कीजिए, अच्छा लगेगा। मृदा उर्वरकता है उसमें कमी आ रही है क्योंकि लोगों ने दलहनी फसल बोनी बंद कर दी, बहुफसलीकरण ज़्यादा करने लगे, जिससे प्रति भूमि यानी बंजर भूमि है वो बढ़ रही है वहाँ पर, क्योंकि प्रति भूमि तो कम होती जा रही है। अब जमीन खाली नहीं छोड़ेंगे तो उपजाऊपन कैसा आएगा। तो ये बातें आप थोड़ा बहुत, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप अपनी भाषा में इसको लिखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एक पॉइंट बना लिया। इसी प्रकार हमने इसका एक पॉइंट और बना ले, मृदा अपरदन को लेकर बात लिख दें भी, मृदा अपरदन से क्या हो रहा है और किन क्षेत्रों में मृदा अपरदन है वो ज़्यादा होता है, तो ये इसका एक पॉइंट हो सकता है। तीसरा हमने लवणता, मृदा क्षारता और जलाक्रांतता की बात लिख दें भी, इससे भूमि है वो बंजर होती जा रही है, अर्थात भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। क्योंकि ज्योग्राफी के अंदर एग्रीकल्चर की जब बात आती है, एनवायरनमेंट की बात आती है, तो भू निम्नीकरण एक बहुत प्यारा टॉपिक है। आप देख रहे हो वो किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं आंसर है वो उस बन ही जाता है और परीक्षा में पूछा ही जाता है। मृदा परिच्छेदिका है, जो सॉइल प्रोफाइल है, उसमें जहरीले तत्वों का जो मात्रा है वो बढ़ रही है क्योंकि हम कीटनाशकों का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, जिससे हमारी ज़मीन है वो विषैली होती जा रही है और उसका असर हमारी बॉडी के ऊपर भी पड़ रहा है, बीमारियां हो रही है।
तो इस प्रकार से ये हमने 4 इसकी समस्याओं के पॉइंट बना लिए। फिर इसने निदान पूछा है तो शॉर्ट तरीके से फिर निदान की बातें भी हमने कह दी, भी जो ऊपर वाली समस्याएं हैं उनका निदान है वो कैसे करें, किस प्रकार की वैज्ञानिक विधियां इस्तेमाल करें, रासायनिक उर्वरक के स्थान पर है वो जैविक खाद है उसका इस्तेमाल करें, दलहनी फसलों को हम ज़्यादा से ज़्यादा हैं वो बोने की कोशिश करें, या फिर बीच बीच में ज़मीन को परती छोड़ सकते हैं, खाली छोड़ सकते हैं, और ज़मीन के अंदर जो कीटनाशकों की जो मात्रा है वो बढ़ गई है ज़मीन में, उसको कैसे कम किया जा सकता है, उसके लिए हम जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट होते हैं उनसे हम सलाह है वो ले सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ 4 ही डिटेल में पर्यावरणीय समस्याएं और शॉर्ट में 4 निदान की बात भी कर ली। तो देखिएगा उत्तर कितना खूबसूरत है वो बन जाता है, बस यही ध्यान हमें देना होता है। अब कोई बच्चा इस प्रश्न को नहीं करना चाह रहा है, उसको लग रहा है भी इसके अथवा में एक प्रश्न आया है भारत में प्रमुख खाद्यान्न फसलों पर लेख लिखिए। अब खुला खेलना है, बहुत डिटेल टॉपिक आपको यहाँ पर दे दिया है। तो अब एक चीज समझिएगा, इस प्रकार के प्रश्नों में कई बच्चे समझ नहीं पाते, यार बहुत सौखा आ गया औखा हो गया ऐसे सोचते रहते हैं। अरे जब जिस उत्तर का मैटर बहुत ज्यादा होता है फिर आपको एग्जाम में वो बकवास नहीं लिखनी होती, सिर्फ उस टॉपिक के जो मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं सिर्फ उन्हीं को ही लिखना होता है। और यही कला एक एग्जामिनर बच्चे में देखता है और उससे प्रभावित होता है, तो फिर उसको खुले नंबर है वो देता है। तो देखिए अब पहले आप हेडिंग बनाएंगे, प्रमुख खाद्यान्न फसल किसे कहते हैं, खाद्यान्न फसल ये लिख दिया। फिर संरचना के आधार पर अनाज और दाल वाली दोनों बात लिख दी। फिर अनाज में क्या शामिल है वो बात लिख दी, पोजीशन क्या है वो बात लिख दी, दालें क्या है और कौन कौन सी भारत के अंदर प्रमुख दाल हो रही है और उत्पादन में कौन सा स्थान है, ये हमने स्टार्टिंग में इसका इंट्रोडक्शन है वो दे दिया। अब आप चाहें तो इसको और खूबसूरत बनाने के लिए आप इसका पिक्चराइजेशन भी कर सकते हैं। इस प्रकार से एक सिंपल सा डायग्राम मैंने बनाया है, आप पूरी कहानी को और अच्छे से इस डायग्राम को विस्तृत कर सकते हो। खाद्यान्न फसल 2 हो गई, अनाज दाल, फिर अनाज में कौन सी है, दाल में कौन सी है, भारत का विश्व में 3रा स्थान, पहला स्थान। अब आप इसको और फैलाना चाहें तो चावल, चावल की कोई मेन बात इसके नीचे, गेहूं की, जवार बाजरा की लिख सकते हो, और नीचे फिर थोड़ा थोड़ा इनके बारे में डिटेल में लिखना है। तो इस प्रकार से आप पिक्चराइजेशन करके भी अपनी छाप है वो एग्जामिनर के ऊपर छोड़ सकते हो। अब इसमें जो भी बातें आपको पता है, आपके लगभग 7-8 जो बिंदु है खाद्यान्न में, क्योंकि अनाज और दालें वाली दोनों आती है, तो अब पूरी रामायण नहीं लिखनी है। अब आपने चावल टॉपिक उठाया, अब चावल की जो मेन बातें आपके दिमाग में हैं, भी सबसे ज्यादा खाया जाता है और ये एक उष्ण आर्द्र यानी गर्म और जो जहां नमी होती है वहां होती है, और ये खरीफ की फसल है। और पश्चिम बंगाल में ओस, अमन और बोरो वाली बात लिख दी। फिर भारत का स्थान लिख दिया, चाइना के बाद दूसरा है, प्रमुख उत्पादक राज्य है वो लिख दिए। तो मेन बात आ जानी चाहिए। इसी प्रकार गेहूं को हमने लिया, भी दूसरा स्थान है, ये एक शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, ये रबी की फसल है, जहां सिंचाई की सुविधा होती है वहां पर ये होती है। उत्पादन में दूसरा स्थान है दुनिया में, फिर यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में ये हो रही है ज़्यादा। तो वो मेन पॉइंट है वो लिख दिए, हमने कोई बकवास नहीं लिखा। हाँ, आप चाहें तो इनमें से कोई लाइनें कम या एक आधी आप अपनी तरफ से इसमें बढ़ाना चाहें, आपको लग रहा है भी ये भी मुझे अच्छी बात लगती है इस बिंदु की, तो वो लिख सकते हो। इससे और शॉर्ट भी आप इसको कर सकते हो। इसी प्रकार जवार के बारे में मैंने तो एक अधिकतम जितना लिख सकते हैं उसकी बात की, लेकिन आपको अपनी समय सीमा और उत्तर की खूबसूरती के हिसाब से लिखना है। फिर जवार की बातें हैं वो मेन लिख दी, और एक आधी फसल अगर आप कम भी लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जवार बाजरा नहीं लिखेंगे, गेहूं, चावल और एक आधी दाल के बारे में लिख दिया तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि उसने ये थोड़ी कहा भी सभी का वर्णन कीजिए, ये नहीं कहा है। तो अब आपको डिसीजन करना है कितना लिखना है। सभी के बारे में लिखना है तो थोड़ा थोड़ा मेन पर फोकस कीजिए। आपको सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी नहीं है, 2-4 के बारे में ज्यादा जानकारी है, तो फिर आप उनको विस्तृत रूप से है वो लिख सकते हो। इसी प्रकार ज्वार के बाद में फिर बाजरे से जुड़ी हुई जो बातें हैं वो फिर हमने लिख दी।
इसी प्रकार आपका जो मक्का है, मक्के से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो ऐड कर दी। और इसमें से कोई फसल आप भूल जाते हो, ज्वार बाजरा मक्का भूल भी गए, तो आपको जो चीजें मैं बार बार कह रहा हूं, अनाज और दाल के जो बिंदु आपको ज्यादा अच्छे से तैयार हैं पहले आप उनको लिख दीजिएगा। आपको चावल अच्छे से तैयार है, आपको चना अच्छे से तैयार है, तो पहले चावल और चने का वर्णन कर दो, फिर बाद में आगे पीछे कर दो, जिसके बारे में थोड़ी जानकारी उसको बाद में कर दो। आप चाह रहे हो अभी इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूं, तो फिर आप उस चीज को छोड़ दीजिएगा। तो आपको ये बड़ा प्रश्न है और लेख के रूप में है, तो इस तरीके से सोचना है भी कौन सी बातें लिखनी है, ताकि गलत बात लिखकर हमें एग्जामिनर को इरिटेट नहीं करना है। फिर हमने चने के बारे में लिख दिया, भी कहाँ होता है, क्या इफेक्ट पड़ा चना का जब हरित क्रांति आई, किस प्रकार की फसल है, किस और कौन सी ऋतु में बोई जाती है। इसी प्रकार अरहर तुर को लेकर भी लाल चना पीजन वाली बातें लिख दी, कहाँ पर भी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होता है, तो इस प्रकार से ये अरहर और तुर को लेकर हमने जो बातें हैं वो लिख दी। तो इस प्रकार से ये रिटर्न का काम आपका कंप्लीट हो जाता है। और मैंने पूरी कोशिश की है भी आपके लगभग सभी तथ्यों के ऊपर है वो मैं बात कर सकूं। उसके बाद में 21वां और 22वां प्रश्न आपके मानचित्र का आता है। फिर भी आपके कोई क्वेरीज हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट कीजिएगा, जो उनका उचित आंसर बनता है तो मैं देने की कोशिश करूंगा पूरी। और उसके साथ साथ इस पूरी पीडीएफ को मैं आपको कल टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी डाल दूंगा। लेकिन हाँ, उत्तर तो डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बार तो मैं वीडियो बाद में बनाता हूँ, टेलीग्राम पर पहले शेयर कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ कोई ये उद्देश्य नहीं है भी मुझे व्यूज़ बढ़ाने है, या ऐसा कोई टारगेट नहीं रहता। मेरा यही है भी राज्य और देश के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं वो लाभान्वित हो। एक शिक्षक का यही है भी उसके बच्चे हैं वो उससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सके, इसी उद्देश्य से ये काम है वो करते हैं। लेकिन आज के इसके एक्सप्लेनेशन में यही था भी उत्तर लिखने में हम किन किन बातों का ध्यान रखें और किस प्रकार से हम औरों से लिखने के तरीके को अच्छा करके हम औरों से श्रेष्ठ नंबर, अपने आप को बेस्ट सुपीरियर साबित कर सकते हैं उस अनजान टीचर के लिए। क्योंकि जो आपकी कॉपी जांचता है वो आपको नहीं जानता है, तो आपकी कॉपी ही वहां बोलेगी भी इस बच्चे के अंदर कितना नॉलेज है। तो इसलिए आज की इस वीडियो को समझना बहुत जरूरी है। और आप में से उन बच्चों को जरूर कहूंगा जिनके सपने बड़े हैं, तो आप अपने दोस्तों को भी कोऑपरेट कीजिएगा, नेगेटिविटी दिमाग में मत रखिएगा, सबको साथ लेकर चलिएगा। और उन बच्चों को भी जो बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, जिनके सपने बड़े हैं, उनको कहिएगा भी ये वीडियो अच्छे से समझ लें, ताकि उनके बहुत से प्रश्नों का सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा। तो अब एक विषयों का है, तो जैसे ये प्रश्न है, लोकेशन के बारे में आपको पहले ही बता रखा है भी किस प्रकार से भरनी है, आप वीडियो और देख सकते हो। तो एक विषयों का और एक इंडिया मानचित्र का प्रश्न आना है, तो आप उसमें चाहे आप उस जगह बिंदु लगाकर चाहे उस जगह का नाम लिख दें, या सिर्फ ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो नाम है वो लिख सकते हो। वो आपके टीचर भी आपने गाइड किया है, मैंने भी इस पर वीडियो बनाए हैं। और लोकेशन दर्शाने के लिए एक बार और भी मैं वीडियो है वो आप कहेंगे तो और बना दूंगा अभी किस प्रकार से ये करना है। तो ये था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी किया गया जो मॉडल पेपर, और 2023 फाइनल का पेपर इसी तरीके से इसी पैटर्न के आसपास ही आपको मिलेगा। हाँ, थोड़ा बहुत आंशिक 5-10% क्वेश्चनों के पूछने का तरीका या अंक विभाजन का थोड़ा सा चेंज हो सकता है। 3 नंबर वाले चैप्टर से 4 नंबर वाला आ जाए, या 4 नंबर वाला जो चैप्टर है वहां से 3 नंबर का आ जाए, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। हम आगे चलकर इस पैटर्न के अकॉर्डिंग बहुत से मॉडल पेपर आपके लिए जारी करेंगे, यहाँ यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएगा, और साथ में आपको अपना टेलीग्राम चैनल उसके ऊपर भी शेयर करेंगे। और इसी मॉडल जो आपका ब्लूप्रिंट है इसके अकॉर्डिंग मैं बुकलेट है वो भी पुनः तैयार है वो कर रहा हूँ, अगले थोड़े ही दिनों में आपको वो बुकलेट भी मिल जाएगी, ताकि सभी बच्चों को फायदा हो। बिलो एवरेज, एवरेज और ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने वाले बच्चों के लिए तो फ़ायदेमंद है ही, उनको तो हर चीज़ें मैंने क्लियर की है। छोटे से लेकर बड़े तक के हर प्रकार के सपने को सच करने के लिए आप क्या कर सकते हो, हर तरीके से आपको गाइड करने की हमेशा कोशिश की है। तो आप सबका प्रेम और स्नेह यूं ही बना रहे। चलिएगा, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।